फ्रेंड्स, मिडल ईस्ट का इशू बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है, बल्कि यूँ कहें मिडल ईस्ट खुद ही कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ का जो गठन है, जो कंपोजिशन है, वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा रीजन है, क्षेत्र है। ये 4 छोटे छोटे क्षेत्रों को मिला के बना है। ये 4 क्षेत्र जो हैं उसमें थोड़े से देश अफ्रीका के हैं, कुछ देश एशिया के हैं, अरब के हैं, पर्शिया के हैं। चारों की अपनी आइडेंटिटी है, पहचान है, भाषा अलग है, रहन सहन कल्चर अलग है, और चारों को मिल के रहना है एक साथ। यही कॉम्प्लिकेशन है। इसलिए मैंने कहा ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है वहाँ पर। और यहाँ की राजनीति ये धर्म आधारित राजतंत्र है, मोनार्की। ये परिवार आधारित कठोर डिक्टेटरशिप है। दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। ये पिकुलियर है और यूनिक है। मिडल ईस्ट की कोख से आज तक जनतंत्र ने जन्म नहीं लिया। इसकी कोख से सिर्फ धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद जन्म लेता है। ये सच्चाई है वहाँ की। मिडल ईस्ट की जमीन पेट्रोकेमिकल उगलती है, लेकिन गरीबी भी बेहिसाब है, परेशानी में लोग हैं। ये पिकुलियर है, अलग है, कॉम्प्लिकेटेड है। ये वह पहली बात। दूसरी बात ये मल्टी फ्रंट कन्फ्रंटेशन है वहाँ पर। अगर ये लड़ाई सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच में है तो दोनों के लिए एक फ्रंट होना चाहिए। लेकिन ये फ्रंट कैसे होगा? इजराइल कहीं है, ईरान कहीं और है, बीच में 4-5 देश हैं, हज़ारों किलोमीटर की दूरी है। लेकिन चलिए, मिसाइल से ये दूरी कम हो जाती है और ये फ्रंट बन जाता है। लेकिन इतना ही नहीं है, यहाँ पर और 7-8 फ्रंट हैं। अब देखिए, हमस का एक फ्रंट है, फिर ये इस्लामिक जिहाद, इसका 2 फ्रंट है। एक तो गाजा में है, दूसरा वेस्ट एशिया में है, वेस्ट बैंक में है। फिर देखिए हिजबुल्लाह का कहीं और है, लेबनान में। और फिर ये हौदी कहाँ है? यमन में। यमन बहुत दूर है दोनों से, इजराइल से भी, यमन से भी, इजराइल से भी और ईरान से भी। लेकिन ये फ्रंट है वहाँ पर। फिर 2 और फ्रंट है, वो है शिया मिलिटेंट की, वो भी 2 जगह, एक तो इराक से और दूसरा सीरिया से। इतने सारे फ्रंट हैं, जिसे कहा जाता है मल्टी फ्रंट कन्फ्रंटेशन। ये कॉम्प्लिकेटेड है। ये सारे जो फ्रंट खोले गए हैं, इसे ईरान ने खोला है। ये पैसा दे करके, आर्म्स दे करके, इजराइल को घेरने के लिए, इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए। ये सच है। तो कहा जाता है, ये सवाल पूछे जाते हैं, क्या इसका इस्केलेशन संभव है? क्या ये लड़ाई आगे तक फैल सकती है? क्या ये 2 देशों की लड़ाई पूरे मिडल ईस्ट तक पहुंच सकती है, या पूरी दुनिया तक वर्ल्ड वार हो सकता है? मेरा जवाब इसमें बिल्कुल क्लियर है कि ये तो ऑलरेडी इस्केलेटेड है, फैला हुआ है। जब 8 फ्रंट पर कोई लड़ाई हो और एक फ्रंट पर ना हो तो ऑलरेडी ये इस्केलेटेड है। लेकिन चलिए, थोड़ा और कहीं फैल गया तो आसानी से पूरे मिडल ईस्ट तक ये फैल सकता है, इस्केलेटेड हो सकता है। और कहीं रसा और चाइना और अमेरिका पहुंच गया किसी रूप में, पूरी दुनिया में फैल जाए तो कौन बड़ी बात है? ये सारी बात है। ये तो दूसरा हुआ कॉम्प्लिकेशन का कारण, जो मल्टी फ्रंट कन्फ्रंटेशन। तीसरा है कि भारत का स्टैंड क्या है? भारत का स्टैंड ही कॉम्प्लिकेटेड है। भारत कहाँ खड़ा है, किसके साथ खड़ा है? क्या भारत ईरान के साथ खड़ा है? अगर ईरान के साथ खड़ा है तो बात समझ में आती है, क्योंकि ईरान के साथ इंडिया का वाइटल इंटरेस्ट है, वाइटल स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है। अब देखिए, ये चबहर पोर्ट एकमात्र रास्ता है भारत को सेंट्रल एशिया जाने का, अफगानिस्तान जाने का। अगर कहीं बंद कर दिया ईरान ने यह रास्ता, तो भारत बीच में ही फंस के रहेगा, कहीं नहीं जा पाएगा। तो जरूरी है, अहम है। दूसरी बात, पैलेस्टाइन, ईरान आज पैलेस्टाइन की लड़ाई लड़ रहा है, और पैलेस्टाइन की लड़ाई में ये 57 कंट्री हैं इस्लामिक कंट्री, और 135 कंट्री है जिसे कहा जाता है ग्लोबल साउथ। ये सारे देशों का सेंटिमेंट इससे जुड़ा हुआ है। ये अकेला नहीं है ईरान। इतने देशों को क्या भारत नाराज कर दे? इसके साथ चलना है तो लगता है कि ईरान के साथ इसका राष्ट्रीय हित जुड़ा हुआ है, जाना चाहिए। लेकिन अगर ये चला गया ईरान के साथ, तो फिर इजराइल का क्या होगा? क्या इजराइल
के साथ भारत का कोई हित नहीं है। लेकिन एक बात और जान लें कि अगर ईरान स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट है भारत के लिए, तो उतना ही डिफेंस के लिए सिग्निफिकेंट है इजराइल। वो कैसे? ये देखिए इजराइल क्या दे रहा है आप देखिए। पहली बात तो वो ये फाल्कन एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम भारत को दे रहा है, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात है ये स्पाइडर और बैरक मिसाइल जो है डिफेंसिव मिसाइल ये दे रहा है। तीसरी बात अनमैन्ड एयर व्हीकल भारत में ही बन रहा है ज्वाइंट वेंचर से। ये अडानी और एलिट ग्रुप जो है, एल्बिट ग्रुप वहाँ का इजराइल का, दोनों मिलकर बना रहा है हैदराबाद में। और इसका ऑपरेशन शुरू हो गया है, इंटेलिजेंस और सर्विलियंस का ऑपरेशन सीमा पर चल रहा है, बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी और चाइना के बॉर्डर पर। ऐसी घड़ी में आप कैसे छोड़ सकते हैं इजराइल को? आप देख लीजिए। और इजराइल के साथ बहुत बड़ी बात यह है कि बुरे पथ पर खड़ा होता है, ये बार बार हो चुका है। कारगिल में जब परेशानी थी, बहुत ज़रूरी इक्विपमेंट चाहिए था डिफेंस का, दुनिया कोई देने के लिए तैयार नहीं थी। दुनिया का दबाव था कि कोई किसी पर मत दो, ना पाकिस्तान को ना इंडिया को। लेकिन इजराइल ने ये सब दबाव को झेल करके सामने आ गया और उस समय में ये क्रूशियल आर्म्स इंडिया को दिया। तब की बात छोड़िए, आज भी देखिए 1920 में बड़ी सेना लेकर के चाइना लद्दाख बॉर्डर पर पहुंच गया, 20 भारतीय पेट्रोलिंग जवान को मार दिया और 4 साल से ज़्यादा हो गया, अब भी बैठा हुआ है। तो भारत को तो मिलिटरीली प्रिपेयर होना था, तैयारी करनी थी चाइना के खिलाफ। तो उस समय तो चलिए आ रहा था ये डिफेंस का आइटम रसा से। लेकिन 2 ही साल बाद फरवरी 2022 को रसा ने इन्वेजन कर दिया यूक्रेन पर। तो रसा अपनी लड़ाई लड़े या आपको भेजेगा आर्म्स? अब भारत क्या करे? चाइना बैठा हुआ है, रसा सामान्य आ रहा है। फिर पूरे वक्त पर यही मिला, इजराइल खड़ा हो। देखिए, और दूसरी बात है इजराइल इज़ द 4th लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर ऑफ इंडिया। और तीसरी बात है बुरे वक्त पर आता है। ये सारी बातें इजराइल के प्लस पॉइंट हैं। अब क्या करें? अब देख लीजिए। तो दोनों ज़रूरी है, इजराइल भी और ईरान भी ज़रूरी है। भारत के लिए अगर दोनों अहम है तो दोनों के साथ तो भारत जा नहीं सकता। ये सवाल उठता है कि आज के डेट में भारत का स्टैंड क्या है और कहाँ है, कहाँ खड़ा है। तो इसके लिए देखना पड़ेगा भारत 2014 के पहले जब मोदी की सरकार आई थी उसके पहले कहाँ खड़ा था। उस समय भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था, वो था पैलेस्टाइन के समर्थन में, पैलेस्टाइन की आज़ादी के समर्थन में। और ये 2 स्टेट का जो ये है सॉल्यूशन है उसके समर्थन में था। लेकिन ये 7 अक्टूबर 2023 को भारत की पॉलिसी शिफ्ट हो गई, चेंज हो गई। जब उसने अटैक किया इजराइल पर, हमस ने, भारत ने साफ साफ कह दिया ये सिर्फ आतंकी घटना है। दूसरी बात कह दिया कि इंडिया इज स्टैंडिंग विथ इजराइल। तो जाहिर हो गया भारत की पॉलिसी बदल गई है। भारत की पॉलिसी जब बदल गई तो फिर परिस्थिति पूरी अलग तरह से हो गया ना। ये सारी बातों के साथ साथ जो चल रहा था वो तो चलिए ठीक है, कि सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो भारत पर ये लगा वो ये कि भारत ने इजराइल को आर्म्स सप्लाई किया है, हथियार भेजा है, छिप करके भेजा है, खुलेआम नहीं भेजा है। ये जर्मनी के जहाज़ पर, शिप पर भेजा है। ये बात खुल गई ये स्पेन के पोर्ट पर कि ये कहाँ से जा रहा है ये आर्म्स और कहाँ जाएगा। दूसरी बात, जजीरा जो न्यूज़ मीडिया है उसने बात खोल दी। तीसरा जो डच न्यूज़ चैनल है उसने तो वीडियो पब्लिश कर दिया और दिखा रहा है उसमें ये मेड इन इंडिया लिखा हुआ है मिसाइल पर। ये इजराइल को तब दिया जब इजराइल लड़ रहा था गजा के साथ। तो जाहिर हो गया कि इंडिया इजराइल के साथ है। ये सारी बातें हुई हैं। तो अब ये सारी परिस्थिति में जब ये हो रहा था तो अब सवाल ये उठता है कि तो फिर भारत क्या करे। भारत के लिए अब मुश्किल हो गया कि कैसे बचाव करे अपनी नीति का। अब इस परिस्थिति में क्या हो गया कि ये परिणाम जो हुआ, ये जो 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं वो बिगड़ गया, भारत से नाराज़ हो गया। 135 जो ग्लोबल साउथ है वो नाराज़ हुए भारत से। इसी बीच में
ये यूनेस्को में भारत को जाना था, पाकिस्तान या भारत में किसी एक को जाना था, और पहली बार भारत पाकिस्तान के हाथों मार खा गया। वहाँ पर भारत को सिर्फ 18 वोट मिला, 18, और पाकिस्तान को 38 वोट मिल गया। इन देशों ने भारत को वोट नहीं दिया। तो जाहिर हो गया पॉलिसी जो भारत ने शिफ्ट किया, चेंज किया, उसका बुरा परिणाम भारत पर पड़ा। लेकिन भारत क्या करता, जरूरी थी। भारत का जो राष्ट्रीय हित है उसके कारण भारत को नीति बदलनी पड़ी। जो भी हो, अब आज भारत क्या करे, ये सवाल अब भी बना हुआ है। क्या स्टैंड है उसका? मुझे याद आ गई उस लेडी की जिसने कसम खाना था उसको, एक महिला को, लेडी को कसम खाना था। उसे कहा गया था या तो अपने बेटे के नाम पर कसम खाओ या अपने पति के नाम पर कसम खाओ, हस्बैंड के नाम पर। महिला क्या करे, बेटा बड़ा प्रिय था उनका और हस्बैंड भी उतना ही प्रिय था, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन था ना। भारत के लिए वही सिचुएशन अभी है। दोनों जरूरी है, ईरान भी और इजराइल भी। भारत क्या करे? तो मेरे विचार में भारत को किसी के साथ नहीं जाना चाहिए। भारत की जो पहचान है नॉन अलाइनमेंट की, निष्पक्षता की, भारत की जो पहचान है बैलेंसिंग पावर की, तो भारत को बैलेंसिंग एक्ट करना चाहिए। शांति का प्रयास करना चाहिए, शांति की पहल करनी चाहिए, पीस रिजोल्यूशन करने की कोशिश करनी चाहिए। पहले सीज फायर की कोशिश करे और फिर भारत जो पैलेस्टाइन का जो मुद्दा है, आज़ादी है, उसके लिए लड़े, न इसके साथ न उसके साथ। तो ये रास्ता निकल सकता है। अब मैं 3-4 पॉइंट करूँगा एनालिसिस में। पहली बात मैं ये कहूँगा कि ये जो मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट का सुपर पावर कौन है? ये सुपर पावर का कंपटीशन शुरू से ही चल रहा है वहाँ पर। पहले इजिप्ट था जिसने कोशिश की थी कि वो लीड करे ये अरब लीग का, और अरब लीग की लड़ाई चल रही थी इजराइल से, काफ़ी आगे बढ़ के लड़ रहा था। लेकिन ये 1979 आते आते उसका सपना टूट गया। कैंप डेविड में जाकर के अमेरिका के और इजराइल के साथ समझौता कर लिया, इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया और ये फ्रंट से अलग हट गया। तो ये सुपर पावर का सपना खत्म। फिर सऊदी अरबिया भी सपना देख रहा है, अमेरिका का समर्थन है उसके साथ। अब इजिप्ट सपना देख रहा है, इजिप्ट को भी रशिया का समर्थन है, चाइना का समर्थन है। इजिप्ट ने खुद भी अपनी कोशिश की है। इजिप्ट ने शुरुआत कर दिया है कि जैसे पहले ईरान ने वही कर रहा है जो पहले इजिप्ट कर रहा था। पैलेस्टाइनियन इशू की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। पैलेस्टाइनियन इशू को लीड कर रहा है अभी पूरे मिडल ईस्ट में वो, तो ताकि उसका और लोगों का भी समर्थन उसको मिल जाए और देशों का समर्थन मिले, इसलिए कर रहा है। दूसरी बात, अगर न्यूक्लियर पावर बन गया ईरान, तो पक्का है कि सुपर पावर वही होगा। दूसरे किसी के पास तो है नहीं न्यूक्लियर पावर। इसके लिए क्या किया है कि करीब 8 या 9 जो उन्होंने कहा, ये अपने प्रॉक्सी को तैयार कर दिया है इजराइल के चारों तरफ, पैसा दे करके, आर्म्स दे करके बहुत सारे फ्रंट खोल दिया है इजराइल के लिए। परेशानी है उसके लिए, ताकि इजराइल दबाव में रहे और ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, इस पर आक्रमण ना करे, इसका न्यूक्लियर बम बन जाए। तो ये सारी तैयारी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि पैलेस्टाइन आज़ाद हो जाए, बल्कि इसलिए भी है कि ईरान पूरे मिडल ईस्ट का सुपर पावर बन जाए। ये सारी बातें हैं। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात ये है, अगर ये मान लीजिए कि कहीं युद्ध नहीं रुका, बढ़ता रहा, तय है कि तेल और गैस का भाव आसमान छूने लगेगा। आसमान मतलब ना भी छू रहा हो, अभी बढ़ना शुरू हो गया, महंगा होना शुरू हो गया। दूसरी बात, ये सी रूट, ये समुद्र का जो रास्ता है व्यापार के लिए, वो ब्लॉक होगा, पूरी दुनिया को परेशानी बढ़ेगी। लेकिन जो भी हो, भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है अपने राष्ट्रीय हित को बचाना और इन सारे देशों का समर्थन साथ में रखना। इसके लिए भारत क्या करे? तो मैं इसमें कंक्लूजन के रूप में कहना चाहूँगा, इंडिया नीड्स केयरफुली एड्रेस द चैलेंजेज टू मेंटेन रीजनल स्टेबिलिटी एंड टू प्रोटेक्ट लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट्स। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करूँगा। थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।